हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिकोड करना इंडियन एग्रीकल्चर को। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से जानकारी लेते हैं इसकी डिटेल्स में इंटरनली। तो देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन फेज़ होता है और उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ कौन सा होता है? प्रोडक्शन फेज इज़ दैट जहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, जैसे बीज बोया जाता है। जब तक बीज बोने से लेकर और फल आने तक जो फेज़ होता है दैट इज़ प्रोडक्शन फेज़, जो कि खेत में होता है, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड है। और पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ कौन सा होता है? यानी कि खेत में जब आपने बीज बो दिया और फसल आ गई और आपने हार्वेस्ट कर ली, तो उसके बाद उसका करना क्या है, किस तरीके से एक फार्मर वो इनकम उसके अगेंस्ट अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकता है, इनकम प्राप्त कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन फेज़। तो प्रोडक्शन जो फेज़ है इसमें दो पॉसिबल स्ट्रेटजी होती हैं। फर्स्ट इज़ ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि सबसे पहले तो देखिए प्रोडक्शन फेज़ में तब फ़ायदा होगा जब लैंड ज़्यादा होगी, यानी कि ज़मीन ज़्यादा होगी कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए। और सेकेंड इज़ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। यानी कि कुछ इस तरीके से टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज अपनाए जाएं जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी यानी कि जो बीज आपने बोया है वो अच्छे तरीके से अपने यील्ड दे, वो आपकी खेती अच्छी हो। तो ये आते हैं प्रोडक्शन फेज़ में। और देखिए पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में ये 4 तरीके की टेक्निक होती हैं जिनसे कि पोस्ट प्रोडक्शन फेज में डेवलपमेंट होता है, यानी कि किसानों की इनकम अच्छी होती है। फर्स्ट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेकंड इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मींस जब फसल की आपने हार्वेस्टिंग कर ली, यानी कि फसल आपने काट ली, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या आपको गोदाम चाहिए, कहाँ पे गोडाउन रखने के लिए, या आपको बेचना है डायरेक्ट, या आपको किसी थर्ड पार्टी को बेचना है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी होती है, यू नो वेरी वेल, कि जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई हुई होती है उसमें कुछ और ऐड करके गवर्नमेंट इसको ख़रीद लेती है आपकी फसल को। और इसमें आपको गारंटी मिलती है फसल के लिए कि अगर आपकी फसल किसी और पर्सन ने नहीं खरीदी तो गवर्नमेंट तो इतने प्राइस हमें देगी ही देगी। एग्रीकल्चरल मार्केट, एपीएमसी और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो ये चारों चीज़ प्रोवाइड करके गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ को बढ़ावा यानी कि उसमें इंक्रीमेंट दे सकती है। तो ये देखिए 4 मेजर होते हैं फैक्टर जो डिपेंड, जहाँ पे ये आपकी प्रोडक्शन फेज डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखिए टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, सॉइल कैसी है, ये सब अगर अकॉर्डिंग टू द फसल हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन फेज इंक्रीज होगा। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं जो प्रभाव डालते हैं किसी भी खेती पर। लैंड साइज़ क्या है, लैंड टेन्योर क्या है, यानी कि ज़मीन में कितनी होल्डिंग क्षमता है कि किसी वो फसल को कितने दिनों की फसल को उगा सकती हैं। जैसे कि शुगर कैन देख लीजिए, पूरा 1 ईयर लग जाता है। अगर आप कोई हरी सब्जी कहेंगे तो वो बहुत जल्दी से उग जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे क्रेडिट, इंश्योरेंस, इरिगेशन, ये हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजर्स, जीएम क्रॉप्स, फार्म मैकेनाइजेशन। तो ये सब जब भी खेती की जाती है उसकी प्रोसेस के ड्यूरिंग ये सभी फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। इस बुक में नॉर्मली दिया हुआ है कि ये जो डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड ही दिया गया है, बाकी एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की बुक में मिलेगा बाकी सारा कुछ। तो मैंने कहा था ना कि ये यूपीएससी रेलिवेंट ही बुक है, तो इसमें फालतू फालतू की चीज़ें आपको दी ही नहीं गई हुई हैं। इसके बाद देखिए फार्म क्रेडिट। फार्म क्रेडिट हम फर्स्टली पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। देखिए जब भी खेती की जाती है तो आपको फंड चाहिए, तो फंड आपको किस तरीके से मिलेगा, कैसे वो इवॉल्व हुआ, किस तरीके से दिया जाएगा, तो इसमें वो सारा कुछ बताया गया है। तो 2 क्राइटेरिया हैं फार्म क्रेडिट के, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, सेकंड इज टेन्योर। स्ट्रक्चर मीन्स किस तरीके से आपको क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट। इसमें क्या होता है, आप किसी भी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं लोन और फिर उनको एक इंटरेस्ट पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोन एंड नीड। इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। आपने किसी अपने जानने वाले से, किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से, मनी लैंडर से जब कुछ लोन लेते हो आप इंटरेस्ट पे, तो ये आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है, या विदाउट इंटरेस्ट भी ले सकते हैं ये जो। इसके बाद इसका टेन्योर कितना होता है, शॉर्ट टर्म टेन्योर के होते हैं कुछ तो लोन, यानी कि आपने
मोस्टली इनपुट खरीदने के लिए ले आए कि आपको खेती के लिए कुछ इनपुट चाहिए, जैसे आपको सीड्स ही चाहिए, आपको कुछ फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो उसके लिए आपने शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लिया, जैसी फसल आएगी बिकेगी आप साथ के साथ उसको चुकता कर देंगे। इसके बाद है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये मेनली आप लेते हैं फार्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि आपने ज़मीन ली है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने की है, या लॉन्ग टाइम के लिए आप कुछ सीडिंग करना चाहते हैं, तो ये इसे लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहते हैं। जैसे आपने ट्रैक्टर लिया है तो ये आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट और दिस इज़ आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इंडिया ने एक मल्टी एजेंसी अप्रोच को अपनाया हुआ है कि वो फार्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है कुछ फॉलोइंग्स मैनर में। तो क्या क्या है वो मैनर्स जिसके अकॉर्डिंग इंडिया प्रोवाइड करता है क्या लोन किसानों को। तो देखिए 1883 में क्या होता था, इंट्रोडक्शन हुआ तकावी लोन्स का। ये तकावी लोन्स क्या होते थे कि जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था किसके अंतर्गत, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के अंतर्गत 1883 में, और एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। तो ये दोनों एक्ट बने थे, उसके अंतर्गत ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था किसको, तकाबी लोन्स को। ये जो तकाबी लोन्स हैं ये स्मॉल लोन्स होते थे, छोटे छोटे लोन्स होते थे जो गवर्नमेंट देती थी कि कभी भी अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती थी, यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो ऐसे या टाइम पे किसानों को लोन दिए जाते थे ताकि एग्रीकल्चर वो अच्छे तरीके से कर पाएँ और अन्न की कमी ना रहे। 1904 में क्या हुआ, 1904 में देखिए बिगनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि इसमें इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉर्मल तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बनाए गए लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए किसानों को। तो उनकी शुरुआत हुई कब, 1904 में। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई गई थ्रू द 1904 एक्ट, एंड ए मोर कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में आई, ये पास हुई, एंड ए प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मोर ऑल द मेजर प्रोविंसेस। और प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स भी एस्टेब्लिश हुई ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस होते ना पहले, तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे मैसूर, इस तरीके से कर्नाटका, तो इस चेन्नई, तो 1935 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो जो 1935 में क्या हुआ, आरबीआई का ये एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ये एक सेपरेट एग्रीकल्चरल क्रेडिट सेटअप हुआ आरबीआई में, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बना, एक अलग तरीके से अपनाया गया, एक अलग प्रोसेस थी। और जो आरबीआई एक्ट इसको एम्पावर करता था, ये क्या करता था, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, यानी कि स्टेट वाइज, आरबीआई तो सेंट्रल था, तो आरबीआई स्टेट वाइज कोऑपरेटिव बैंक्स को एग्रीकल्चरल क्रेडिट देता था या किसी भी दूसरी बैंक को, ताकि वो आगे एग्रीकल्चर क्रेडिट के जो बिजनेस हैं उनके साथ एंगेज जो रहते थे बैंक उनको, यानी कि जो आगे एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे किसानों को। अब 1955 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और एक्सटेंशन हुआ कमर्शियल बैंकिंग फैसिलिटीज़ का रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, यानी कि बिल्कुल एसबीआई के एस्टेब्लिशमेंट बनने के बाद रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में पहुंच गए क्रेडिट, और इसलिए वो किसानों को मिलने लगे। इसके बाद 1969 में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ किसका, 14 मेजर बैंक्स का, और इसके बाद आई लीड बैंक स्कीम और बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो एवरी न्यू ब्रांच है ऑलरेडी बैंक एरिया में, तो हर एक जो ब्रांच है वो ओपन करेगी एटलीस्ट 3 ब्रांचेज इन अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। देखिए बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी क्या कहती है, 1:3। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी एक स्टेट में या किसी भी एक जगह ऑलरेडी एक बैंक की अच्छी ब्रांच है, बढ़िया ब्रांच, तो वो एटलीस्ट ना 3 ब्रांच अपनी सेमी अर्बन, यानी कि सेमी अर्बन जैसे टाउन कह सकते हैं आप, या अर्बन रूरल, जो यहाँ जहाँ पे रूरल, जहाँ पे अनबैंक्ड रूरल, या कि जहाँ पे बैंक हो ही ना, तो वहाँ पर क्या खुलेगी, बैंक्स कितने, 3 ब्रांचेस कम से कम। तो ये शर्त रख दी गई बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी के लिए, अगर बैंक को लाइसेंस चाहिए तो, क्योंकि उस टाइम तो लाइसेंसिंग पॉलिसी चलती थी ना। 1972 में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स फॉर्मलाइज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा क्या हुआ, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मीन्स जैसे एग्रीकल्चरल के लिए लोन प्रोवाइड करने, यानी कि जो चीज़ इकोनॉमी को, जो चीज़ सोसाइटी को डेवलपमेंट करे, तो उनके उसके लिए अपनाई गई। 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स ही आ गया आरबीआई। देखो इस तरीके से आपके पूरे बैंकिंग का भी
क्या हो गया, रिवीजन। 1982 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का। कब हुआ, 1982 में, और केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टेटूटरी बॉडी। केस कैसे आए थे एग्जिस्टेंस में, ये स्टेटूटरी बॉडी थी जो बनी थी नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बाय टेकिंग ओवर द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई का जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन था उनको ही इसने अपनाया था कि जिस तरीके से आरबीआई देती है क्रेडिट वैसे ही नाबार्ड देगी। और ये सेट हुआ था किसकी रिकमेंडेशन से, बी शिवारमन की रिकमेंडेशन से ये कमेटी एक सेटअप हुई थी। नाबार्ड क्या एक होली ओन्ड सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। जो नाबार्ड है ये क्या फोकस करती है कि जो रूरल सेक्टर है कंट्री में उन पर फोकस किया जाता है, उसमें स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, और कोई भी ऐसे गांव में रूरल एरिया में कोई भी जो प्रोजेक्ट होता था उनके डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड क्या करती थी, हेल्प करती थी। इसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है नाबार्ड का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, तो ये है कंट्रीब्यूशन थोड़ा लॉन्ग, देखिए मैं करती हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।